दोस्तों, क्या आपने भी यूपीएस को चुन लिया था लेकिन आप परेशान थे कि यार एनपीएस में वापस कैसे जाऊं? और या आप भी यूपीएस चुनना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं एनपीएस में ज़्यादा रिटर्न मिल गया तो अब आपका ये डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया है। क्या है वो डिसीजन, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल रिटायर श्योर में, जहां हम लोग बात करते हैं आपकी जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने 25 अगस्त 2025 को ही एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसका सब्जेक्ट क्या है कि यूपीएस इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। अभी आप सबको पता है कि 30 सितंबर 2025 लास्ट डेट है एनपीएस से यूपीएस में से किसी एक स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए। और अगर आपने यूपीएस का अडॉप्ट कर लिया है और या आप यूपीएस का अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो सरकार ने एक टाइम फैसिलिटी आपको दी है कि अगर आप अभी यूपीएस को चुन लेते हैं तो रिटायरमेंट से एक साल पहले अगर आपको ये लगता है कि एनपीएस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है या एनपीएस आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है, तो आप सिंगल टाइम यूपीएस से एनपीएस में भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार ने क्या कहा है कि एक सिंगल टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी दी जाएगी। क्या करने के लिए? यूपीएस से एनपीएस में वापस आने के लिए। और सबसे ज़रूरी कंडीशन कि आप ये यूपीएस से एनपीएस में कब तक जा सकते हैं। ये देखिए लिखा है कि दिस फैसिलिटी मे बी एक्सरसाइज्ड बाय यूपीएस ऑप्टीज एनी टाइम बट नॉट लेटर देन 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। मतलब कि आपकी रिटायरमेंट से एक साल पहले तक कभी भी आप लोगों ने अगर यूपीएस को भी चुन लिया है तो आप एनपीएस में कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल टाइम। और इन केस आप वीआरएस लेने का सोच रहे थे या वॉलंटियर रिटायरमेंट आप लेना चाह रहे थे, तो उस केस में 3 महीने पहले तक। इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये फैसिलिटी आपको कब नहीं मिलेगी। तो ये वाली फैसिलिटी लेने के आप हकदार बिल्कुल नहीं हैं अगर आपको किसी डिसिप्लिनरी एक्शन में रिमूव किया जा रहा है या डिसमिस किया जा रहा है या आपको कंपलसरी रिटायरमेंट दिलाई जा रही है एज ए पेनल्टी। समझ गए? तो अगर डिपार्टमेंट आपके खिलाफ डीएनडीआर एक्शन ले रहा है और उसमें आपको रिमूव या डिसमिस कर रहा है या कंपलसरी रिटायरमेंट लेने को मजबूर कर रहा है, तो यह फैसिलिटी आप लोगों के लिए नहीं है। और एक बार आपने ये वाला ऑप्शन चुन लिया तो जो पीएफआरडीए के एग्जिट और विड्रॉल एनपीएस वाले रूल्स हैं वो ऑब्वियसली आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर आपने एनपीएस चुन लिया है तो एम्प्लॉय के पास जो एलिजिबिलिटी थी एश्योर्ड पेंशन पाने की यूपीएस में, वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए, ये डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन वाले पॉइंट को समझने के लिए एक बार हमें समझ लेना होगा कि एक्चुअली किस स्कीम में आपका कितना पैसा किस फंड में जा रहा था। देखिए, अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो एम्प्लॉय का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन हर मंथ एक पूल्ड कॉर्पस में जमा होता था। गवर्नमेंट का उसी कॉर्पस में 14% जमा होता था। तो टोटली 24% पैसा एक सिंगल इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा होता था एनपीएस की अगर मैं बात करूं। यहीं अगर मैं यूपीएस की बात करूं तो एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का दोनों का 10% शेयर, मतलब 20% शेयर एक इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा होता था और सरकार अलग से एक 8.5% अपना एक पूल्ड कॉर्पस में डालती थी, जिस पूल्ड कॉर्पस पे एम्प्लॉय का कोई भी हक नहीं था। अब उस कॉर्पस का होता क्या था कि एनपीएस में तो एक ही कॉर्पस था, ये 24% वाला, वही सारा पैसा आपका इक्विटी और बॉन्ड्स में लग जाता था। और यूपीएस में जो इंडिविजुअल कॉर्पस था, जो 20% पैसा जमा हो रहा था, वो पैसा भी आपका इक्विटी और बॉन्ड्स में लग रहा था। और फिर पेंशन कैसे मिल रही थी और या फाइनल जो विड्रॉल था वो कैसे हो रहा था। तो देखिए, एनपीएस की अगर मैं बात करूं तो जो 60% पैसा आपका कॉर्पस में जमा था वो आप लमसम एक मुश्त विड्रॉ कर सकते थे, और बचा जो 40% पैसा है उसकी आपको एन्युटी परचेस करनी पड़ती थी। और उस एन्युटी परचेस से ही आपकी क्या बनती थी? पेंशन बनती थी। और वो पेंशन किस पे डिपेंड करेगी कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी आपका रेट ऑफ रिटर्न कंपनीज आपको दे रही होंगी, उस रेट ऑफ रिटर्न पे आपकी क्या बनेगी? पेंशन बनेगी। सबसे बड़ी समस्या ही यही थी कि मुझे नहीं पता कि आज की डेट में तो मुझे पता है कि कंपनी का कितना एन्युटी, कितने परसेंट पर एन्युटी परचेस कर रही है, लेकिन आज से 30 साल बाद का मैं कैसे बता सकता था?
है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी जो अब सॉल्व हो गई है, क्योंकि अब मुझे ये डिसीजन सिर्फ रिटायरमेंट से 1 साल पहले ही लेना है, और तब मुझे अच्छे से पता होगा कि उस फिलहाल में क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है ना। और अगर मैं यूपीएस की बात करूँ, तो यूपीएस में तो आपको मिनिमम एक एश्योर्ड पेंशन मिल रही थी, और उस पर डियरनेस रिलीफ भी मिलता है ना। तो यूपीएस में आपकी लास्ट बेसिक सैलरी पर आपकी पेंशन डिपेंड करती थी, लेकिन एनपीएस में उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा था उस पर डिपेंड करती थी। तो ये स्विच करने की फैसिलिटी में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि यहाँ पर एनपीएस में तो 24%, मतलब सरकार एक्स्ट्रा 4% पैसा जमा कर रही थी। तो अगर आपने एनपीएस मतलब यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर लिया तो उस 4% पैसे का होगा क्या। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप लोग यूपीएस से एनपीएस में शिफ्ट हो जाते हो, तो यूपीएस में तो 20% पैसे जमा हो रहा था, एनपीएस में 24% होना था, तो वो जो 4% का डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो सरकार उस टाइम पे वर्कआउट करेगी और 4% आपके जो इंडिविजुअल कॉर्पस में क्रेडिट कर देगी, मतलब उस टाइम पर डाल देगी। तो मेरे हिसाब से ये सबसे फेवरेबल चेंज है अभी तक का यूपीएस में। और अब आप लोग यूपीएस लेने से जो लोग कहीं ना कहीं घबरा रहे थे वो लोग घबराएंगे नहीं। लेकिन स्टिल अगर अब भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए एनपीएस अच्छा है या यूपीएस, तो डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक कर कर अपनी बेसिक डिटेल्स उसमें डालिएगा, और 24 घंटे के अंदर हम लोग आपको एक पर्सनलाइज्ड पेंशन कंपैरिजन रिपोर्ट देंगे, जिससे आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपके लिए कौन सी स्कीम सही होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तक, जो आपके कलीग्स हैं, उन तक शेयर करिए, और कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।